स्टडी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ एमसीक्यूज के बारे में। चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, अंग्रेजी सरकार में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? दोस्तों, 1896 का अधिवेशन पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसके लिए विख्यात है। सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम पहली बार 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। और इस वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों, चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मेडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक के बीच यहाँ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 20 मार्च 1835 थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो दोस्तों, चार्ल्स मेडकॉफ भारत के गवर्नर जनरल है। उन्हें भारतीय प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? दोस्तों, कारताज व्यवस्था का प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए किए जाने वाले व्यापार लाइसेंस से था। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेवी सर्ट का प्रयोग अंग्रेज करते थे और कारताज व्यवस्था का प्रयोग पुर्तगाली किया करते थे। कारताज व्यवस्था एक प्रकार का लाइसेंस था, जबकि नेवी सर्ट भी एक प्रकार का लाइसेंस था। ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था नेवी सर्ट, जबकि कारताज व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ये बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। यह बात भी सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्हें राष्ट्रीय चेतना कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। यह बात भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं की गई थी, यह बात गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। यहाँ पे यह बात ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। यहाँ नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। यह बात आप भी जानते होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि वापस करते वक्त इस संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है।
इस अधिवेशन में दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल की वार्ता को एक मंच पर लाया गया था। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजूमदार ने की थी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद मजूमदार थे और 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बहुत ही मालूम ही होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो कोच्चि इसका आंसर होगा। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, या फिर यूरोपीय बस्ती भी स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में है स्थित कोच्चि नामक स्थान। कोच्चि एक फोर्ट भी है दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो गोलकुंडा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? मुक्त व्यापार, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए गोलकुंडा ने सुनहरा अवसर दिया था अंग्रेजों को। यहाँ ध्यान रखिएगा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके साथ शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों सलबाई की संधि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 17 मई 1782 को एंग्लो मराठा युद्ध की सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्लेट और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी में कि ब्रिटिश बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता कौन था? तो हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा दोस्तों, ये बीपीएससी का प्रश्न है। और मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हैं, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा दोस्तों वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रश्न भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वारनाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? दोस्तों वारनाकुलम प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्हें वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही की गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान केप पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो की हत्या ध्यान रखिएगा दोस्तों उनके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था?
दोस्तों भारत में शिक्षा में सुधार लाने के लिए 3 फरवरी 1872 को लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हंटर आयोग शिक्षा में सुधार से संबंधित है। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग में भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।